तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। कल संडे, काफ़ी वक्त के बाद संडे थोड़ा पीसफुल था, कल शांतिपूर्ण तरीके से गुजरा। और आज वीक का पहला दिन है, मंडे है। राजस्थान में सरकार को लेकर थोड़ी उथल पुथल जारी थी। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक कोई ऐसा अपडेट नया नहीं है। पूछताछ लगातार जारी है। करीब 33 से 34 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और पुलिस को भी अपनी रिपोर्ट देनी है। और पुलिस की जो जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही, लगता है कि पुलिस बहुत जल्दी में भी नहीं है। तो उस केस पे नज़र बनी हुई है, लेकिन जैसी कोई अपडेट नई चीज़ आएगी वो आपको ज़रूर बताएंगे। विकास दुबे मामले में एसआईटी टीम की एक बनाई गई है, जो पूरे इनकाउंटर और विकास दुबे के जो कनेक्शन है पुलिस के साथ, उनकी जांच कर रही। और 3 लोगों की ये कमेटी है। 31 जुलाई तक इनको अपनी रिपोर्ट देनी है। काम शुरू हो चुका है। पहले दिन कमेटी ने करीब 55 लोगों से पूछताछ की और कोशिश की जानने की कि 2 जुलाई की रात को क्या हुआ, क्यों हुआ, कितने लोग इसमें पुलिस के जो थे वो इन्वॉल्व थे, विकास दुबे के लिए काम कर रहे थे, और ये इनकाउंटर कितना सही है या गलत है। तो ये सारी अभी जांच चल रही है। आज की कहानी 2 चीज़ों को लेकर है। एक जो इसमें नया अपडेट है वो ये है कि एक के शर्मा, जो इसी चौबेपुर थाने का एसआई था, सब इंस्पेक्टर, के शर्मा की वाइफ और के शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की गई है, एक याचिका दी गई है। और इस याचिका में जो कहा गया वो अपने आप में बड़ा गंभीर है, सीरियस है। वो इसलिए कि एक पुलिस अफसर, एक सब इंस्पेक्टर, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह रहा है कि जिस तरीके से बिकरू गांव के हादसे के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है, 6 लोग इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिसमें विकास दुबे भी शामिल है। तो अब उसको देखते हुए उसे खतरा है कि यूपी पुलिस उसका भी इनकाउंटर कर देगी। एक यूपी पुलिस का अफसर अगर देश की सबसे बड़ी अदालत में जाकर ये डर जता रहा है, इसीलिए ये मामला गंभीर हो जाता है। और न सिर्फ के शर्मा सब इंस्पेक्टर, बल्कि बीवी की तरफ से भी ये रिट दाखिल की गई है और कहा गया है कि इस मामले में, उनके मामले में जो पूछताछ हो वो एसआईटी की टीम जांच करे और जो मिली भगत की बात है उसकी भी जांच करे। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि जो हश्र हुआ है बाकी क्रिमिनल का, तो कहीं यूपी पुलिस, एसटीएफ अब सब इंस्पेक्टर के शर्मा का भी इनकाउंटर न कर दे। और इसी डर को वो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और कहा है कि उनकी जान और उनके परिवार की जान की हिफाजत की जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। तो अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे जो भी ऑर्डर होगा वो जारी होगा। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर एक पुलिस अफसर ये कहे कि मुझे खुद पुलिस वाले ही मेरा इनकाउंटर कर देंगे, तो थोड़ी सी हालत चिंताजनक हो जाती है। के शर्मा क्यों किया और के शर्मा की वजह क्या है कि इस तरह का डर जताने की। चौबेपुर थाने के 2 पुलिस अफसर को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में अभी तक सिर्फ 2 पुलिस अफसर गिरफ्तार हैं। एक चौबेपुर थाने का इंचार्ज विनय तिवारी और दूसरा चौबेपुर थाने का ही ये सब इंस्पेक्टर जो वहाँ पोस्टेड था, के शर्मा। के शर्मा का कहना है कि 2 जुलाई की रात को जब ये ऑपरेशन हुआ तब वो थाने में ही था, ये बिकरू गांव नहीं गया था। तो जब 3 थाने की पुलिस फोर्स को अचानक इस ऑपरेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो एक सब इंस्पेक्टर जैसे रैंक का अफसर थाने में क्यों बैठा रह गया, ये एक शक और सवाल था। तो इस पर के शर्मा का जो जवाब है वो ये था कि चौबेपुर थाने के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा था कि तुम थाने में रुकोगे और अगर कोई इमरजेंसी होगी या कुछ और बात होगी तब तुम्हें खबर की जाएगी। तो मैंने अपने सीनियर के हुक्म का पालन किया। सीनियर ने मुझे कहा था कि तुम थाने में रुको, इसलिए मैं उस ऑपरेशन में गया नहीं। और उसके बाद मेरे ऊपर शक हो रहा है कि मैं विनय दुबे से मिला हुआ हूँ। तो इसी वजह से वो गिरफ्तार है। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद इनकाउंटर ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसके और उसके परिवार की जान को बख्शा जाए। ये कहानी का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू, एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है। आपको पता है 5 पुलिस वाले इसमें जख्मी हुए थे, 8 लोग मारे गए थे। बट उस रात हुआ क्या था, क्यों ये इतना बड़ा हादसा हो गया, कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल थे, साजिश को अमली जामा कैसे पहनाया गया, क्या हुआ जो पुलिस वाले अचानक हुए इस हमले से घबरा गए, और क्या ये अचानक हमला हुआ था। इन सारी चीज़ों को लेकर अलग अलग पुलिस वालों से बातचीत हो रही है। ख़ासतौर पर उन पुलिस वालों से जो उस वक्त फील्ड में थे, जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, और उनमें से कुछ लोग घायल हुए।
ऐसी एक घायल एसओ है कौशलेंद्र, ये गोली लगी इनके हाथ में और पैर में। इनसे पुलिस ने पूछताछ की और जो इन्होंने पूरी एसआईटी को कहानी सुनाई, चूँकि एसआईटी को कहानी सुनाई है इसलिए हमें इस कहानी पे यकीन करना चाहिए कि इधर उधर से ये कहानी नहीं आई है। एसआईटी एक इंक्वायरी कर रही है और एसआईटी की टीम को पूछा जा रहा है और कौशलेंद्र ने 2 और 3 जुलाई की रात का पूरा वाकया एसआईटी के सामने रखा। तो वो वाकया था क्या? कौशलेंद्र का कहना है कि रात 2 जुलाई की रात 11:55 पर, ये याद रखिएगा, 2 जुलाई की रात 11:55 पर चौबेपुर थाने के थाना अध्यक्ष, कौशलेंद्र जो है ये दूसरे थाने के थाना अध्यक्ष हैं, ये हैं एक और वहाँ पे थाना लगता है बिठूर, कानपुर देहात, कानपुर रीजन में ही आता है। तो बिठूर थाने के थाना अध्यक्ष कौशलेंद्र ये उस वक्त थाने में ही थे और 11:55 पर विनय तिवारी जो चौबेपुर थाने के थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने फ़ोन किया कौशलेंद्र को और कहा कि हमें बिकरू गांव में एक दबिश डालनी है, एक रेड करनी है, तो आप अपनी पूरी फोर्स जो भी आपके पास मुहैया इस वक्त मौजूद है हथियारों समेत आप आ जाइए, हमें ऊपर से कहा गया। कौशलेंद्र विनय तिवारी के इस बात को सुनने के बाद फटाफट अपनी टीम को तैयार करते हैं हथियार के साथ और उसके बाद 15 मिनट के अंदर अंदर ये वहाँ से बिकरू गांव के लिए अपने फोर्स के साथ निकल लेते हैं। इनसे कहा गया था कि आप फ़ौरन निकलिए, हम अगला बताएंगे रास्ते में कहाँ मिलना है। तो 11:55 पे कॉल आता है। करीब 12:10 पर कौशलेंद्र अपनी टीम बिठूर थाने के जो तमाम उस वक्त मौजूद थे लोग उनको लेकर निकल चुके थे। बिकरू गांव से जस्ट पहले एक और गांव पड़ता है जिसका नाम है दिलीप नगर। अचानक रास्ते में फ़ोन आता है कि तमाम फोर्स दिलीप नगर में इकट्ठा होंगी और दिलीप नगर से फिर सारे एक साथ जाएंगे, वहाँ पे ब्रीफिंग भी होगी। तो बिठूर से निकलकर दिलीप नगर गांव पहुँचते हैं कौशलेंद्र। वहाँ पे जो बाकी थाने की टीम थी, 3 थाने की और टीम थी, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे इनको ब्रीफिंग दी जाती है। और पहली बार इन्हें पता चलता है कि बिकरू गांव में जो ब्रीफिंग दी गई, बाकी चूँकि अब कौशलेंद्र इन सबको पता नहीं था, सिर्फ इतना था कि बिकरू गांव में जाना है। विनय तिवारी ने इतना ही कहा था। विनय तिवारी को मालूम थी ये बात क्योंकि विनय तिवारी ही पे मुखबिरी का शक भी आया था। तो इसके बाद ये लोग जब दिलीप नगर गांव पहुंचते हैं तो वहाँ पे 3 थाने की पुलिस फोर्स एक साथ हो जाती है। लीड करने की जिम्मेदारी थी सीओ देवेंद्र मिश्र की और जो इन तीनों थाने के सीओ थे, सर्किल अफसर, डीएसपी, तो वो लीडर थे। और ये पुलिस फोर्स जिसमें करीब 24 से 25 पुलिस वाले थे, हथियारबंद, दिलीप नगर में एक छोटी सी मीटिंग होती है, उनको बताया जाता है कि ऑपरेशन है और कायदे से उसकी पूरी बात यही भी थी कि दबिश डालनी है और इस दबिश के दौरान अगर कोई अड़ंगा आता है या कुछ आता है तो गोली चलाने में भी नहीं हिचकना है, चाहे वो विकास दुबे को क्यों न लग जाए। तो एक तरह से ये भी था घोषित तौर पर कि विकास दुबे का एनकाउंटर ही करना था। दिलीप नगर से अब सारी पुलिस टीम एक साथ अलग अलग गाड़ियों में आगे बढ़ती है बिकरू गांव के लिए। लगभग 12:30 का वक्त हो चुका था। 12:30 बजे के आसपास ये लोग जैसे ही बिकरू गांव की दहलीज पर पहुंचते हैं तो वहाँ से फिर फोर्स आगे और पीछे होती है और अब बिकरू गांव के अंदर ये दाखिल होते हैं। जब अंदर दाखिल होते हैं तो जहाँ पे सीमेंटेड रोड ख़त्म होता है वहीं पे जेसीबी मशीन लगी हुई। अब ये उनमें से किसी को पता नहीं था। जो पूरी प्लानिंग थी वो घर तक पहुँचना है, सीधे गाड़ी से पहुँचना है। अब जेसीबी मशीन देखकर पुलिस की गाड़ियों के लिए आगे रास्ता नहीं था क्योंकि सड़क बहुत चौड़ी नहीं थी और जेसीबी मशीन इस तरह से लगाई गई थी कि वहाँ से कोई गाड़ी क्रॉस कर ही नहीं सकता था। तो जब ये जेसीबी मशीन देखते हैं तो कौशलेंद्र अपनी टीम के साथ जीप से उतर जाते हैं। उसके बाद अब ये पूछा जाता है कि क्या किया जाए। सीओ देवेंद्र मिश्र कहते हैं कि ठीक है, अब यहाँ से हम पैदल आगे बढ़ेंगे। सब अपने अपने हथियार चेक करते हैं और अब जेसीबी मशीन को पैदल क्रॉस करते हैं। पैदल क्रॉस करके धीरे धीरे ये लोग अब विकास दुबे के घर की तरफ बढ़ते हैं। कौशलेंद्र और इनके साथ एक सब इंस्पेक्टर अनूप, ये साथ साथ चल रहे थे और सबसे आगे आगे यही थे। जब ये आगे आगे थे और उसके बाद पहुंचते हैं तो विकास दुबे का घर काफ़ी ऊंचा है,
ये उस घर इनको नज़र आने लगता है। अब ये एक दीवार की आड़ में होते हैं और अचानक फिर देखते हैं कि इनकी विकास दुबे के घर के छत पर कुछ मूवमेंट है, 2 लोगों के हिलने जुलने की इनको झलक दिखाई देती है। तो जैसे ही ये देखते हैं तो इन्हें लगता है कि इसका मतलब है कि ये लोग जागे हुए हैं, क्योंकि अभी तक कुछ आइडिया नहीं घर में क्या है, कितने लोग हैं। तो जैसे ही 2 लोगों का मूवमेंट देखते हैं, ये दोनों फिर से दीवार की आड़ में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक ऊपर में जो 2 लोग मौजूद थे उन्होंने भी इन दोनों को नीचे से देख लिया, बल्कि वो ज़्यादा साफ देख रहे थे। तो ये जब तक छुपने की कोशिश करते, अचानक फायरिंग की आवाज़ आ गई और फायरिंग इन्हीं की तरफ थी। जो पहली उधर से फायरिंग हुई, धंधना कर गोलियाँ चली, उसमें से एक गोली इंस्पेक्टर अनूप को लगी जो कौशलेंद्र के साथ थे, और कौशलेंद्र के हाथ और पैर में भी गोली लगी। लेकिन अनूप को ज़्यादा गहरी चोट इसलिए आई कि अनूप को जो गोली लगी वो सीधे पेट में लगी। पेट में लगने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। किसी तरह से अनूप को किनारे लिया और ये लोग छुपने की कोशिश करते रहे। बाकी फोर्स भी तब तक पीछे की तरफ थी। गोली चलने की आवाज़ के बाद हर एक को इधर से उधर भागने लगा, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। तो अचानक हमले से फोर्स तितर बितर हो गई। जो पूरी प्लानिंग थी कि कौन किधर से जाएगा, कौन राइट से जाएगा, कौन लेफ्ट से जाएगा, कौन आगे से जाएगा, कौन पीछे से जाएगा, वो सारे जो प्लानिंग है वो फेल हो गई, क्योंकि इनके घुसते ही वहाँ पे गोलियाँ चलनी शुरू हो गई थी। इसके बावजूद जब गोली चली, कौशलेंद्र ने आड़ लिया और जो कौशलेंद्र ने गोली चलानी वापस शुरू की। अपने पिस्टल से इन्होंने 4-5 राउंड फायर किया और अब इनके पास गोलियां ज़्यादा बची नहीं थी। दूसरी तरफ जो अनूप है, लगातार ब्लीडिंग तेज़ हो रही थी। फिर भी ये लोग आड़ में छुपे हुए थे और अचानक फिर उन्हें ऊपर से आवाज़ सुनाई दी, बम मारो बम मारो। तो ये एक टीन के शेड में जाकर छुप चुके थे, पर इन्हें लगा कि अगर ऊपर से बम आती है तो टीन का ये शेड जो है बचा नहीं पाएगा। तो दोनों उस शेड से अब निकलने की कोशिश करते हैं और इधर गोलियां लगातार चल रही हैं। कौशलेंद्र अपने जख्मी साथी सब इंस्पेक्टर अनूप को किसी तरह से उठाते हैं सहारा देकर और पीछे जिधर गाड़ियां खड़ी हुई थी उधर भागते हैं। जब ये वहाँ से निकलते हैं और उस सड़क तक पहुँचते हैं जहाँ पे सारी गाड़ियाँ हैं, तब इन्हें दिखाई देता है कि जो चौबेपुर थाने के थाने अध्यक्ष हैं विनय तिवारी, वो उस जेसीबी मशीन और उस सड़क पे सीमेंटेड 100 से 150 मीटर और भी पीछे अपनी गाड़ी के पास खड़े हुए हैं। एक्शन पूरा घर के पास हो रहा है और उस एक्शन से करीब 150 से 200 मीटर की दूरी पर विनय तिवारी अपनी गाड़ी पे खड़े हुए हैं, और जबकि गोलियों की साफ आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो कौशलेंद्र को बड़ी हैरानी हुई और हैरत भी हुई कि यहाँ पे ऑपरेशन है चल रहा है और एक थाने का अध्यक्ष जिसने खुद बुलाया थाना करके, और जिसके अंदर चौबेपुर थाने में ही ये पूरा बिकरू गांव आता है, कायदे से सबसे फ्रंट लीड उसी को करना है, वो सबसे पीछे खड़ा हुआ है। तो उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसी नज़र पड़ती है तो फिर कौशलेंद्र विनय तिवारी को कहते हैं कि मेरे साथी सब इंस्पेक्टर अनूप को गोली लगी, पेट में लगी है, तो इसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो आप ये लो मेरी गाड़ी की चाबी और मैं आपकी गाड़ी में इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद कौशलेंद्र वहाँ से निकलते हैं और अपने घायल साथी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक और पुलिस वाला जो इसमें इंजर्ड हुआ, उससे भी एसआईटी ने पूछताछ की और उसकी जो पूरी कहानी थी वो कहानी यही थी कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो पुलिस वाले थे, जाहिर सी बात तो बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन जो पुलिस वाले सारे गए थे उनके पास गोलियां भी उतनी तादाद में नहीं थी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में उनके ऊपर हमले होंगे और गोलियां चलेंगी। जैसे कौशलेंद्र के पास करीब 4 से 5 टोटल फायर किया, उन्होंने अपनी गोलियों का हिसाब दिया और उसके बाद कहा कि अब उनके पास गिनती की गोलियां बची थी, तो अगर मैं वहाँ पे आड़ में रहता भी तो जवाबी फायरिंग मैं कहाँ से करता, क्योंकि मेरे पास गोलियाँ नहीं थी। और कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस तरीके से अचानक इतनी सारी फायरिंग करनी पड़े। तो बाकी पुलिस वालों का भी यही था कि उनको हथियार लेकर तो बुलाया गया था, लेकिन ये कहीं ब्रीफिंग नहीं थी कि कितनी गोलियां लेकर चलनी है, क्योंकि हालात के यहाँ ये किसी को नहीं मालूम। हालांकि इनमें से ज़्यादातर कोई ऐसे ही था जो ब्रीफ किया गया था कि एक मामूली दबिश, एक गांव में चलना है, एक शख्स को पकड़ना और पकड़ के ले आना, तो एक मामूली दबिश हो सकता है वो थोड़ी नौटंकी करे, तो इसलिए हम ज़्यादा फोर्स लेकर चल रहे हैं। अंदाज़ा नहीं था किसी को कि सामने जिस जगह पे ये जा रहे हैं इसको मामूली दबिश कह रहे हैं, वहाँ 300 से 400 राउंड गोलियाँ चल सकती हैं। तो हर पुलिस के पास गोलियां बड़ी गिनी चुनी थी और जिस रफ्तार से सामने से गोलियां चल रही थी, जवाब देने के लिए इनके पास गोलियां भी नहीं थी।
लेकिन इन सारे ऑपरेशन में जब पुलिस वाले कम पड़ने लगे, अचानक हमला हुआ और 8 पुलिस वाले तो वहीं पे मारे गए, 5 गोलियां लगने से घायल। तो जो बाकी थे वो पीछे की तरफ भागते, और सबसे पीछे तब भी विनय तिवारी, चौबेपुर थाने का अध्यक्ष, वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ, गोलियों की आवाज़ सुन रहा है, चीख पुकार भी सुन रहा है, भागो भागो की भी आवाज़ सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन वो फील्ड में नहीं आता, फ्रंट पे नहीं आता, आगे नहीं आता, अपने पुलिस वाले साथियों की मदद नहीं करता। और उसके बाद पुलिस वालों के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन्हें लगा वो घिर चुके हैं, तो फिर जिन्हें जिधर मौका मिला वो उधर वापस भागते। वापस भागने के लिए उसी जेसीबी मशीन की तरफ आना था, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ और बाकी पुलिस के बैकअप वहीं पे थी। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद फिर विनय तिवारी एक्शन में आया और घायलों को उठाकर गाड़ी में डालकर और फिर ले जाने का काम किया, लेकिन खुद फ्रंट पर नहीं आया। ये कहानी का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू ये है कि जब विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था, तो कुछ देर तक उज्जैन में और बाकी रास्ते में 12 घंटे उससे पूछताछ हुई। इस पूछताछ के जो नतीजे हैं वो भी एसआईटी की जो टीम है उसको बताया गया कि आपने जितनी देर पूछताछ की वो क्या थी बातचीत। तो उसमें से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक, विनय दुबे से ये पूछा एसटीएफ ने रास्ते में कि बताओ कि तुमने इतने, विकास दुबे से पूछा एसटीएफ ने कि बताओ कि तुमने पुलिस वालों पे इतनी गोलियां क्यों चलाई? अगर वो दबिश देने आ रहे थे, पकड़ने आ रहे थे, और तुम पहले भी बहुत बार गिरफ्तार हो चुके हैं, बाहर भी आ जाते हो, तो उस रात ऐसा क्या हुआ? विकास दुबे का ये कहना है कि शाम को ही उसे ये चीज़ पता चल गई थी कि पुलिस उसके घर पर आ रही है, दबिश देने आ रही है, लेकिन इस बार उसे इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी वो ऐसी थी कि शायद तुम इसमें मारे भी जाओगे। तो विकास दुबे को ये था कि मेरा इनकाउंटर ही करने के लिए आ रहे हैं और मुझे किसी भी कीमत पे बचना है। तो उसने कहा कि फिर तुमने इतनी गोलियां चलाई कि इतने पुलिस वालों को मारोगे तो और भी नहीं बचोगे। उसका कहना था कि एक्चुअली जब ये खबर मिली तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, और उसके बाद मैंने अपने साथियों को बुलाया और खाना भी बना था इन लोगों के लिए, उसके गैंग के लिए। और मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से एफआईआर में नाम है 21 नामजद हैं और 60 से 70 अननोन हैं, तो करीब 80 से 90 लोग उस घर में और उस छत पे मौजूद थे। तो इनके लिए खाना, इनके लिए शराब, सबका इस्तेमाल किया गया, और कहते हैं कि ज़्यादातर सब नशे में थे। विकास दुबे ने कहना है कि वो भी नशे में था। पर उसने जब गोलियां चलाई तो उसे लगा कि गोलियों से पुलिस वाले घायल होंगे, मरेंगे नहीं। तो पूछा गया कि जब तुम ऊपर से चला रहे हो, अंधेरे में चला रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता कि गोली कहाँ लगेगी? लेकिन उसने अपने डिफेंस में ये कहा था कि हमने गोलियां डराने के लिए चलाई, रास्ता साफ करने के लिए चलाई, फिर और सबक सिखाने के लिए भी चलाई। पहली बार उसने कहा कि 8 पुलिस वालों की जान गई है, ये उसे अगले दिन सुबह टीवी के ज़रिए पता चला। वो न्यूज़ चैनल देख रहा था, एक शिवली में ही, जो कि जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं, करीब वो 50 से 75 किलोमीटर के दायरे में ही था इस इंसिडेंट के बाद। और उसने कहा कि वहीं उसे टीवी के ज़रिए पता चला कि 8 पुलिस वालों की जान गई है। तब उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि ये क्या कर दिया। और दूसरी बात उसने माना कि उसी दिन मुझे अपना अंजाम भी पता चल गया था कि अब मेरा क्या होगा, और इसीलिए मैंने इस तरीके से सरेंडर किया। और सरेंडर करने के लिए भागता फिर रहा था। हालांकि एक वकील भी कर लिया था, लेकिन उस वकील तक पहुंचता 50,000 रुपये में डील हो गई थी, लेकिन उस वकील तक एसटीएफ की टीम पहुंच गई थी। तो उसने कहा मैंने सरेंडर ज़रूर किया उज्जैन में, और सरेंडर के लिए भागता फिर रहा था। लेकिन जब ये खबर जिस वक्त पहली बार मुझे पता चली थी 3 जुलाई को कि 8 पुलिस वालों की जान इसमें गई है, मुझे उसी वक्त अपने अंजाम का एहसास हो चुका था कि अब मेरा क्या होगा और मेरा अंत क्या होगा। ये उसने बताया। जो नाम और बाकी चीज़ें आई कि उसके साथी कौन है, ये सब अभी चीज़ें सामने नहीं आई, पब्लिक डोमेन में नहीं आई। तो धीरे धीरे एसआईटी की जांच और बाकी चीज़ें छन छन कर खबरें बाहर आ रही हैं। और जिस दिन बाकी पुलिस वालों के नाम, जैसे अभी 2 ही गिरफ्तार हैं, बाकी और कौन कौन इसमें शामिल हैं, इससे पहले कौन कौन शामिल थे जिसने उसकी मदद की, ये मुझे लगता है थोड़ा से वक्त के बाद आएगी। तो ये है पूरा पार्ट। एक कि एक पुलिस वाला खुद डर रहा है कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दूसरा, उस रात की कहानी ये है कि 11:55 पे पहली बार बाकी थानों को पता चला कि हमें वहाँ जाना है, और सिर्फ एक मामूली सी दबिश देनी है, तो पुलिस वाले शायद उतनी तैयारी से भी नहीं थे। और तीसरा, विकास दुबे की वो पूछताछ कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि जो गोलियां चल रही हैं उससे कितना नुकसान होगा, और न्यूज़ चैनल के ज़रिए सुबह पता चला
कि 8 पुलिस वाले मारे गए और उसके बाद ही उसे अपना अंजाम भी पता चल गया था। तो ये थी पूरी इनसाइड स्टोरी जो अभी तक के SIT की टीम के पूछताछ में सामने आ रही। आगे जैसे जैसे जो इसमें ख़ास चीज़ें अगर पूछताछ में सामने आएंगी आप तक ज़रूर रखूँगा। तो फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।